दीपक उक्रेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि इमरान की तारीफ सैन्य ताकत से तकलीफ। सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में कौन होगा जिसे हिंद की सेना के मजबूत होते हाथों से दिक्कत होगी? कौन होगा जो हिंद के रणबांकुरों को बुलेट प्रूफ जैकेट में न देखना चाहेगा? कौन होगा जो सैनिकों के हाथों में आधुनिक हथियार न देखना चाहेगा? ऐसे हथियार जो दुश्मन की हनक मिटा दें, ऐसे अस्त्र शस्त्र जो दुश्मन को धुआं धुआं कर दे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात से तकलीफ है। ये वही लोग हैं जो इमरान के प्यार पर बिछे जाते हैं, जिन्हें इमरान खान में भाईजान नजर आते हैं, लेकिन भारत की सेना मजबूत होती है तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। भारत अपनी सुरक्षा घेरा मजबूत करता है तो ये बैठे बिठाए परेशान हो जाते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हम बेवजह, जी हां, हम बेवजह सेना को मजबूत करने में करोड़ों खर्च कर रहे हैं। क्या कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान की हरकतें नजर नहीं आती हैं? या फिर इमरान की तारीफ करते करते ये भूल ही बैठे हैं कि हमारे सैनिकों की शहादत के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, हमारे नागरिकों की हत्याओं के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, पुलवामा, उरी, कारगिल के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। और जब इस कदर प्यार लुटाने वाला पाकिस्तान, क्योंकि यही कहा था नवजोत सिंह सिद्धू ने, प्यार लुटाने वाला पाकिस्तान और भाईजान इमरान हमारे पड़ोस में है, तो क्या हमें अपनी ताकत नहीं बढ़ानी चाहिए? मणिशंकर अय्यर को समझना चाहिए कि इमरान खान का प्यार का पैगाम सिद्धू के लिए हो सकता है। पाकिस्तान जाकर मोदी को हटाना होगा, कांग्रेस को लाना होगा कहने वाले मणिशंकर अय्यर के लिए हो सकता है, लेकिन भारत और भारतीयों के लिए तो इमरान और पाकिस्तान के पास सिर्फ नफरत है। और ऐसे नफरती, और मुझे कहना चाहिए हत्यारे पड़ोसी के होते हुए भारत को सैन्य ताकत बढ़ानी ही होगी, रक्षा बजट बढ़ाना ही होगा, फिर चाहे मणिशंकर और उनके साथियों को कितनी ही तकलीफ होती रहे। आज महाभारत में मैं सीधे कह रही हूं कि हिंद की सेना का दम क्यों नहीं हो रहा है हजम। बड़ा सवाल यह है कि हिंद की सेना का दम आखिर इन्हें पच क्यों नहीं रहा है? सेना के मजबूत होते हाथ कुछ हाथ वालों को रास क्यों नहीं आ रहे हैं? कभी ये सैन्य प्रमुख को गुंडा कहते हैं, कभी सेना को अत्याचारी कहते हैं, और कभी सेना को गाली देने वालों का समर्थन करते हैं। लेकिन जब सेना की ताकत बढ़ती है तो ये आहत हो जाते हैं। पहले रफाल सौदे को लटकाते हैं, फिर दूसरी सरकार सौदा करती है तो उसको अटकाते हैं। 26/11 हमले का जवाब देने में हिचक जाते हैं, और जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है तो ये सबूत मांगते हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता कहते हैं कि चीन घुसाया है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि क्या जरूरत है सेना पर करोड़ों खर्च करने की? आखिर क्या जरूरत है? सेना की ताकत से अपच क्यों हो रही है? क्या सेना का दम इन्हें हजम नहीं हो रहा है? जब यूपीए की सरकार थी तब कितने ही रक्षा सौदे लटकाए रखे, सेना की मांगों को पूरा नहीं किया गया, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट की बात हो या फिर आधुनिक हथियारों की बात हो। और अब जब सेना की ताकत बढ़ रही है तो तकलीफ हो रही है। कभी मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया जाता है, कभी आत्मनिर्भर भारत का मजाक बनाया जाता है। मेक इन इंडिया के सिंबल शेर पर सियासत की जाती है, कहा जाता है शेर तो कभी चूहा। आज देश की सेना स्वदेशी हथियारों के दम पर हुंकार भर रही है। देश अब हथियारों का निर्यात भी करने लगा है, लेकिन जिस पर गर्व होना चाहिए उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सेना पर खर्च क्यों कर रहे हैं, रक्षा उपकरणों में निवेश क्यों कर रहे हैं। जिन्हें पाकिस्तान प्रेम का प्रतीक नजर आता है, उन्हें भारत का बढ़ता रक्षा बजट क्यों नहीं भाता है, ये खुद समझ जाइए आप। आज महाभारत में कह रही हूं, सेना हो रही है मजबूत, घर में घुस कर दिया है सबूत। जी हां, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि सेना मजबूत हुई है और हो रही है। भले ही हम 26/11 हमले का बदला लेने में हिचक गए हों, लेकिन हमने उरी का बदला लिया, हमने पुलवामा का बदला लिया, और अब हमारे वीर जवान दुश्मन को घुसकर मारना चाहते हैं तो वो मारते हैं। सवाल उठता है कि आखिर हमने क्यों 26/11 का बदला नहीं लिया? इस सवाल का जवाब जरूर कांग्रेस नेताओं को देना चाहिए। उनको तो जरूर देना चाहिए जो कहते हैं कि हम बेवजह सेना पर खर्च कर रहे हैं। इस बात का जवाब एक दूसरे ही कांग्रेस नेता ने दे दिया, जिनका नाम है मनीष तिवारी। उन्होंने कहा कि हम कमजोर थे, 26/11 हमले का जवाब देने में हमारे अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी,
सेना जवाब देना चाहती थी और ये तो तब के वायु चीफ ने कहा, लेकिन हम पीछे हट गए। जिस कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर सेना के ताकतवर होने पर सवाल उठा रहे हैं, उसी कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी बता रहे हैं कि 26/11 का बदला ना लेना यूपीए सरकार की कमजोरी थी। इसका सीधा अर्थ यह कि आज सेना के साथ मजबूत खड़े हुए हैं। इसका सबूत सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है। सेना के मजबूत हाथ साफ नजर आते हैं। और आज मैं सीधे कह रही हूं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने किस तरह से लिखा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये जब भी पढ़ी जाती हैं ये पंक्तियां, तो हमेशा याद करिए कि क्षमा उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास जहर है, जिसके पास दांत है। जिसके पास जहर हो वो कहे कि जाओ माफ किया तो ये मजाक ही समझा जाएगा। जिसके पास जहर ना हो, जिसके पास इच्छा शक्ति है, ना आपके पास जरूरी साजो सामान है, और फिर आप कहें कि हमने माफ कर दिया, आपकी माफी मांग कौन रहा था? कौन मानेगा आपकी इस बात को? ये माफी नहीं है, आपकी कमजोरी है। इसलिए क्षमा की बात तब अच्छी लगती है जब आप ताकतवर हो। ताकत बढ़ाना जरूरी है, सेना को मजबूत करना जरूरी है। ये किसी को डराने के लिए नहीं है, हिंसा फैलाने के लिए नहीं है। हाँ, वो डर पैदा करने के लिए कि दुश्मन आपको आंख दिखाने की हिमाकत ना करे, आपको छेड़ने की जुर्रत ना करे। ये तभी हो पाएगा जब आप मजबूत होंगे, आपकी फौज सशक्त होगी, आधुनिक हथियार होंगे, दुश्मन का काउंटर करने की क्षमता होगी, और तब आप कहेंगे कि जाओ आपको माफ किया। तब माना जा सकता है कि हाँ आपने माफ किया। क्षमा वीरों का आभूषण है, और 26/11 का बदला ना लेना वीरता नहीं थी, वो कमजोरी थी, राजनीतिक कमजोरी। और इस बात का दावा मनीष तिवारी साफ कर चुके हैं। तो 2014 में यूपीए की सरकार गई थी, वो अनिर्णय की स्थिति के कारण गई थी। अप्रोच towards the terrorism during UPA government बहुत हल्का था, it was very loose. आप इतना खर्च कर रहे हो कि कोई ना कोई आएगा और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। एक चीन, एक पाकिस्तान, और इनको बढ़ावा देकर अपने फौजों को और शक्तिशाली बनाने का। डिफेंस बजट कम करने के बजाय आपको एक्सपेंड करने की, बढ़ाने की जरूरत है, और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। केवल और केवल सेना को नीचे दिखाने के लिए वो बयानबाजी करते हैं। चाइना हो या पाकिस्तान या हो आतंकवादी, तो सही जवाब मोदी सरकार में ही मिला है। देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। देश की सीमा है और ज्यादा सुरक्षित। और मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिस्टोरियन, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर कपिल कुमार साहब। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी जुड़ रही हैं। साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता गजेंद्र सिंह सांखला जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मोहम्मद तौसीफ रहमान, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत समय बाद जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को एक बार बयान दिखा देती हूं, और बयान इसलिए दिखाना जरूरी है कि मेरे दर्शकों को समझ आए कि आखिर किस हद तक ये नेता जा सकते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि किताब को बेचने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है उसे जरा सुन लीजिए कि किस तरह से मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि 2014 से हम अमेरिका के गुलाम बन गए, इंदिरा गांधी कभी किसी के पीछे नहीं गई। यानी सीधा सीधा ये कहना कि मौजूदा सरकार अमेरिका की पिछलग्गू है, ये कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर। वो कह रहे हैं कि चीन पाक का नाम लेकर डराया जा रहा है। चीन पाक का नाम रोज रोज लेते हैं, डराते हैं। रक्षा हथियार पर करोड़ों खर्च क्यों किया जा रहा है? सिर्फ नाम ले लेकर डराकर आप करोड़ों खर्च कर दे रहे हैं डिफेंस बजट पर। करोड़ों खर्च कर हम सेना को तबाही के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सेना तबाही के लिए तैयार हो रही है, दुनिया खत्म करने के लिए रक्षा उपकरणों में निवेश कर रहे हैं। यानी हम दुनिया खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर साहब। और इनको जवाब इन्हीं के मित्र ने दिया है, बता दिया कि क्यों रक्षा
बजट में निवेश करना जरूरी है, क्योंकि मनीष तिवारी अपनी किताब में लिखते हैं कि 26/11 के बाद पाकिस्तान पर एक्शन लेना चाहिए था। पाकिस्तान पर हमला नहीं करना कमजोरी है। क्यों नहीं किया आपने हमला? क्योंकि आप सक्षम नहीं थे, और उसी कमी को पूरा किया गया है। बातों से ज्यादा एक्शन की जरूरत थी, कह रहे थे मनीष तिवारी अपनी इस किताब में। और संयम बरतना ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है, ये कहा है मनीष तिवारी ने अपनी किताब में। तो आपने, अगर आप सक्षम थे तो क्यों नहीं किया? मैं सीधे जा रही हूं, मैं सीधे पहले प्रोफेसर कपिल कुमार आपके पास जा रही हूं और गजेंद्र सिंह सांखला जी के पास जाऊंगी। पहले मैं एक बार गजेंद्र जी आपसे समझ लेती हूं, मुझे जरा बताइए कि कहां थी कमजोरी के 2000 के 26/11 का आप लोगों ने बदला नहीं लिया, तभी शायद मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि क्यों रक्षा बजट में पैसे खर्च कर रहे हैं। उनको जवाब तो मनीष तिवारी नहीं दे दिया। सुचित्रा जी, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आजाद हिंदुस्तान की सेना आजादी के बाद से लगातार मजबूत हुई है, और मजबूत करने में तात्कालिक सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। और अखंड भारत को एक रखना, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ना, पाकिस्तान के टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल देना, यह भारत की सेनाओं ने भारत की सरकारों के नेतृत्व में जोरदार परचम लहराया है। आज पुरानी बातों को लेकर के हमारे इस चैनल को न केवल हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। हाँ। और यहां बैठ करके हमारी तात्कालिक सरकारों को कमजोर कहना, सेनाओं को कमजोर कहना, देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। और ये किसने कहा है गजेंद्र जी? गजेंद्र जी, ये कहा किसने है? गजेंद्र जी, ये कहा किसने? पहले पूरे सबको बताइए ना जरा। मनीष तिवारी सर कौन है? कार्रवाई करो। जो भी भारत की सेना और भारत की सरकारों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर, भारत की सरकार के खिलाफ कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक पार्टी, कई पार्टी बदनाम तो नहीं हो रही है इस बात से कि उन्होंने उस समय बदला नहीं लिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी? देश सबसे बड़ा है, और यहाँ बैठ करके लफाजियां करना और देश को कमजोर साबित करना, सेनाओं को कमजोर साबित करना, विश्व के अंदर भारत की सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आप कब करेंगे मुकदमा दर्ज? आप कब करेंगे मुकदमा दर्ज? अरे आप राजस्थान सरकार आपके पास है, आप अभी तुरंत जाइए और राजस्थान सरकार से बोलिए मुकदमा दर्ज करें मनीष तिवारी के खिलाफ। डरा रहे, देश के अंदर डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, और मैं अभी और बताता हूँ, साजिश रच रहे हैं सबके एक चीज से फली हो। वोट हासिल करने। अरे एक सेकंड गजेंद्र जी मुझे समझ नहीं आ रहा है। गजेंद्र जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका गुस्सा किसकी तरफ है। गजेंद्र जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपका गुस्सा किसकी तरफ है? मनीष तिवारी ने ये कह दिया कि आपने बदला नहीं लिया, इसलिए आपने लिया था बदला क्या? आपने लिया था बदला क्या? गजेंद्र जी, मुझे बता दीजिए, पूरे देश को बता दीजिए, सब सुन रहे हैं, आपने बदला लिया? आपने बदला लिया 26/11 का? आगे आने वाली सरकार का देश पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला आपने बदला लिया? आपने बदला लिया? बता दीजिए। बदला लिया है? किससे लिया? कैसे लिया? कैसे लिया? कैसे आपने पाकिस्तान को बताया कि तुम्हारी जगह ये है? कैसे आपने बताया कि तुम अगर हम पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे? कैसे बताया आपने? बताइए। बदला नहीं होता। अरे लंबे लंबे लच्छे मारता था प्रधानमंत्री, एक गर्दन कटेगी 10 लाएंगे, लाया है क्या 10? अरे सर, आप उनकी छोड़ दीजिए, मैं आरपी सिंह से पूछूंगी, मैं आरपी सिंह साहब से पूछूंगी, आप मुझे बताइए आपने बदला कैसे लिया? गजेंद्र जी, यहाँ झूठा गुस्सा दिखाने से नहीं होगा, यहाँ झूठा गुस्सा दिखाने से नहीं होगा। गजेंद्र जी, मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने बदला कैसे लिया? कैसे लिया था बदला? पूरे देश को बताइए। पूरा बदला लिया है। कैसे? बार स्ट्राइक की है, कोई टीवी चैनलों पर आकर डिबेट करने से। अरे सर छोड़िए आप, सर छोड़िए आप, मैं आपसे, मैं आरपी सिंह साहब, नहीं सर, सर एक भारतीय को इस बात पर गर्व महसूस होना चाहिए कि मेरे देश पर जो हमला करेगा उसको मैं जवाब दे सकता हूँ। आपने कौन सा हमला किया आप आज तक नहीं बता पाए? आरपी सिंह साहब, गलत बयानबाजी है ये। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, हो गया विजेंद्र जी, हो गया। फली होम मेजर सबके एयर चीफ थे, उनका बयान है कि हम हमला करना चाहते थे, सरकार ने हमको हमला नहीं करने दिया। आपके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका पार्लियामेंट के पटल पर बयान है, हमारा नहीं, उनके पार्लियामेंट के पटल पर बयान है कि हम इसलिए सड़कें नहीं बना रहे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर रहे कि कल वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें चाइना यूज कर लेगा। ये मेरा बयान नहीं है, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, सबके डिफेंस मिनिस्टर जब यूपीए की सरकार थी
अरे सर थोड़ा इतिहास पढ़कर आया करिए, थोड़ी अपनी पार्टी की जानकारी लेकर आया करिए, थोड़ा अपनी सरकार की जानकारी लेकर आइए। और ये बता दीजिए ये जो आपके नेता हस्ताक्षर कर रहे हैं हस्ताक्षर किया आपके नेता ने, ये कौन सा बदला लेने के लिए कौन सा बदला लेने के लिए हस्ताक्षर करे थे आपके नेता कम्युनिस्ट पार्टी और कैडर के साथ, और उसके एवज में कितने पैसे लिए थे ये भी बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ टीवी में, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि उसके एवज में कितने पैसे लिए थे आपने, माफी नहीं मांगी। गजेंद्र सिंह जी, सांखला साहब, मुझे लग रहा है कि ये जो गुस्सा आज आप महाभारत में दिखा रहे हैं प्रोफेसर कुमार, ये जो गुस्सा गजेंद्र सांखला आज महाभारत में दिखा रहे हैं, ये गुस्सा उस वक्त होना चाहिए था जब 26/11 हुआ। ये गुस्सा उस वक्त होना चाहिए जब मणिशंकर अय्यर जैसे नेता कहते हैं डिफेंस बजट क्यों बढ़ा रहे हो, चीन पाक का डर क्यों दिखा रहे हो। एक सेकंड गजेंद्र जी, मैं प्रोफेसर कुमार के पास जा रही हूँ। एक मिनट सर, अब उनको भी बोलने दूं। आज महाभारत में बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको सर। गुस्सा जब दिखाने का समय होता है तब छिप जाते हैं, तब नहीं आता गुस्सा आपको सर। एक मिनट, देश की सरकारें कमजोर थी। सुचारिता जी, प्रोफेसर कुमार, लोकतंत्र का मजाक बना रहे हो आप लोग यहाँ बैठ के। सुचारिता जी इनको चुप कर। एक सेकंड गजेंद्र सांखला, एक मिनट प्रोफेसर कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। गजेंद्र सांखला, गजेंद्र जी एक मिनट, गजेंद्र जी को लीजिए। गजेंद्र जी एक सेकंड, आप मुझे ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है? आप मुझे ये बता रहे हैं, आप बिल्कुल उड़ाया, आप मुझे ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो हर दिन सेना और उनके अधिकारियों, उनके जवानों का मजाक बनाते रहते हैं अपने बयानों से। आप बताएंगे 26/11 का हमला हो गया और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, आप बताएंगे? आप बताएंगे? और आज आप ही के नेता ने पोल खोल दी तो अब आपको गुस्सा आ रहा है। प्रोफेसर कुमार इस आदमी का माइक बंद करवाओ। ठीक है, प्रोफेसर कुमार बोलेंगे आप। प्रोफेसर कुमार, इसका माइक बंद कराइए तो मैं बोलूंगा। सुनिए, बोलिए। 1950 के दशक में कांग्रेस में एक बहुत बड़ा ऐसा तबका था जिसने यह प्रचार करना शुरू किया कि भारत पे कौन हमला करेगा, भारत ने तो अहिंसावादी देश है और सेना की तक की जरूरत नहीं है हमें, आधुनिकीकरण की तो बात छोड़ दीजिए। कृष्णा मेनन जैसे हमारे पैदा हुए, जिनके शायद आज उनके पड़पोते होंगे मणिशंकर अय्यर, जो 1962 के अंदर हमारे सैनिकों ने 303 की ही बंदूक उनके पास मौजूद थी, उनके पास मशीन गन तक मौजूद नहीं थी। ये उसकी बात करते हैं। उसके बाद में मुझे एक बात बताइए ये कि आज भी जब ये मणिशंकर अय्यर बात करते हैं, आप कहती है पाकिस्तान प्रेम, ये इनका पाकिस्तान प्रेम नहीं है, ये इनकी पाकिस्तान की दलाली है। ये रोज आकर के पाकिस्तान का गाना गाना, इनका सिद्धू का, वो दिग्विजय का, उसका गाना, इन तीनों चारों का गाना, और इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में लीजिए। ये सत्ता की हवस में इतने भूखे हो चुके हैं ये लोग कि इनके लिए इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बने हैं देश को कमजोर करने की। मुझे बताइए, दुनिया के अंदर कौन सा विकसित देश है जिसने अपनी सेनाओं पे खर्चा कम करके विकास किया हो? भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी उस समय, हम सैनिक कमजोरी की वजह से गुलाम बनते चले गए। इनको ये नहीं मालूम, ये हमारी सेना पे उंगली उठाते हैं, एक तरफ बकवास करते हैं कि गलवान में चीन घुस गया और हमारे सैनिक जाके उसका जवाब दे रहे हैं और हम उनके लिए आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं, तो मणिशंकर अय्यर ये चिल्लाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के 3 एजेंट छोड़े हुए हैं इन्होंने इस समय यहाँ पे। सिद्धू को छोड़ रखा है, जो इमरान उनका भाई है, उसे ये नहीं मालूम कि इमरान हिंदुस्तानियों का कसाई है। उसके अलावा दूसरा ही मणिशंकर छोड़ रखा है इन्होंने, जो पाकिस्तान जाके मदद मांगता रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। ये इनकी औकात है। मुझे तो लगता है कि इनको ISI ने हनी ट्रैप कर रखा है, जिस हनी ट्रैप की वजह से इनकी कुछ कमजोरियां उन पे मौजूद है, और जब वो बटन दबाते हैं वहां से तो ये चिल्लाते हैं। और सुनिए, एक लास्ट बात कह रहा हूं, मनीष तिवारी एक बात कहना भूल गए इसमें। वो ये कहना भूल गए कि 1913 के अंदर जो रोहिंग्या हिंदुस्तान में घुसे थे, उसको ले जा करके जम्मू के अंदर कैंटोनमेंट के पीछे किसने बसाया? रोहिंग्यों को तो रास्ता नहीं मालूम था। मनीष शंकर तिवारी ये लिखना भूल गए कि 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में वीजा लेके आए थे,
वो हिंदुस्तान के अंदर गायब हो गए और कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें ढूंढने का कुछ नहीं किया। जिनके स्लीपिंग सेल हमें आज मिलते हैं, जिनके स्लीपिंग सेल आज पकड़े जाते हैं, अभी तो चीजें बाहर आनी शुरू हुई हैं। अभी आप देखिए, और ये सेना की बात करते हैं, अरे आजाद हिंद सेना के लोगों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने भारत की सेना में लेने से मना कर दिया था माउंटबेटन के कहने पे, इन्होंने मना कर दिया था। और जब चीफ मिनिस्टर ने लिखा नेहरू को 1948 कि इनको सेना में जगह दे दो, एक बार मैं अपने दर्शकों को होमगार्ड बना दो। ये इज्जत है इनकी देश की आजादी के सैनिकों के लिए, ये इज्जत करती है कांग्रेस उनके लिए। और आज सर इतना गुस्सा है, आज खून में इतना उबाल है कि लग रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे घर में घुसकर मार देते उस वक्त। आज खून में इतना उबाल है। मैं आज अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि सेना के हाथ कैसे किस तरह सशक्त किए गए, और वो जरूरी भी था, क्योंकि किस तरह 26/11 हमले का बदला नहीं लिया गया। और ये तो अब मनीष तिवारी कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे? तो मनीष तिवारी कह रहे हैं, खुद कांग्रेस नेता मंत्री रह चुके हैं। अब क्या बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घर में घुसकर मारे। मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से, अगला दिखाइए छवि, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए इसे। राफेल सौदा कैसे लटका रहा यूपीए की सरकार के दौरान, और अब कैसे सेना को राफेल मिले हैं। मैं आपको बता रही हूं क्योंकि ये सब चीजें दिखाती है कि कैसे सेना सशक्त हुई है। हथियार खरीदने का अधिकार सरकार के पास नहीं, सरकार के पास ही था, लेकिन अब सेना को हथियार खरीदने का आपातकालीन अधिकार है। इमरजेंसी नीड के लिए आपको खरीदना है तो सेना खुद किस तरह से हथियार खरीद सकती है। आधुनिक तोप की कमी थी भारतीय सेना के पास, लेकिन अब किस तरह से जो होवित्सर तोप है उसका सौदा और अब देश में बनाई जा रही है, और ये बड़ी लाइट तोप है, ये लाइट तोप है, और किस तरह से उन्हें ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये 30 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, और ये लाइट वेट है, और ये भारत में निर्मित हो रही है। अब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे ये चेंज आया है, ये बदलाव कैसे आया है। मांग के अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, और 26/11 के समय जिन लोगों ने देखा और अपनी आंखों के सामने वो हमला देखा था, उस समय लोगों का और हमारी सेना का जो सबसे बड़ी कमजोरी रही, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे। आज कैसे देश में 15 कंपनियां वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रही है, और सिर्फ बना नहीं रही है, दूसरे देशों को भी दे रही है, वहां भी भेजे जा रहे हैं। मांग के अनुसार पहले कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, लेकिन अब देश बना रहा है, ये भी हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और इसीलिए मैं ममता जी कहती हूं, अगर मैं ममता जी के पास जा रही हूं, ममता काले जी को लीजिए स्क्रीन पर। ममता जी, मैं इसीलिए आज ये कह रही हूं कि क्या ये जरूरतें हमने 26/11 के समय नहीं देखी थी? राफेल का सौदा कितने साल लटका रहा, ये हमने नहीं देखा। आज हम वो हथियार घर में बना रहे हैं, स्वदेशी बना रहे हैं, जो पहले कभी खरीदा करते थे। और अब मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हो इतना पैसा डिफेंस पर? जी धन्यवाद सुचरिता। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव विषय है, विषय बिल्कुल भी राजनीति वाला नहीं है, विषय ऐसा है जिस पर हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश की सिक्योरिटी, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों ही टिकी हुई है। हम कहते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही की अवहेलना करी है। मैं एक चीज साफ कर देना चाहती हूँ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुचरिता बोल रही हूँ ये चीज, कि कांग्रेस के समय पे अगर फौज ने, तीनों सेनाओं ने अगर डिफेंस बजट के नाम पर 1 रुपया मांगा होगा ना, तो उनको 1 आना मिला है। उनको बोला जाता था क्या करोगे इतने पैसे का, पैसा नहीं है, इतने में काम चलाओ। फटी हालत होती थी, किसी के पास कुछ भी ढंग का नहीं था। मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूं कि जो 26/11 का अटैक हुआ है, जिस पर मनीष तिवारी जी, जो इनके केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें आज अपनी किताब में लिख करके बोली हैं, लेकिन ये चीजें हम में से किसी से छुपी हुई नहीं थी कि किस प्रकार का स्वरूप इनका, यानी कि कांग्रेस पार्टी का, हमारे देश की सर्विसेज यानी फौज के साथ रहा है। मैं 2 ही चीजें बताना चाहती हूं कि इन्होंने औरत वादा किया लेकिन दिया नहीं, वो औरत दिया गया। 1 रैंक 1 पेंशन फाइनली हिंदुस्तान के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसके अलावा दूसरी बात है, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस यानी अपनी जान दी, उनके नाम पर वॉर मेमोरियल बनाने के लिए सोनिया जी ने मना कर दिया था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर आज तक जो शहादत हुई है, उनको जगह देने से मना कर दिया था। शीला दीक्षित जी ने पूछा तो बोली इंडिया गेट में कैसे बन सकता है, अगर वॉर मेमोरियल बनाओगे तो इंडिया गेट की सुंदरता खराब हो जाएगी। और वो वॉर मेमोरियल आज आप जाइए, उसका आप स्वरूप देखिए, गर्व महसूस होता है। और तमाम शहीदों को वहां पर जगह मिली। किसने बनवाया? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सुंदरता खराब हुई?
कुछ नहीं हुआ। ये इनकी सच्चाई है। अभी कोई चाइना की बात कर रहा था कि चाइना के साथ ये वो और पता नहीं क्या क्या कहानियां। इनसे मैं ये बताती हूं, जब गलवान वैली हुई तो लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, कांग्रेस पार्टी के राहुल से लेकर तमाम ब्रिगेड बाहर आ गई, हथियार क्यों नहीं चलाए, हथियार क्यों नहीं उठाए। अरे हथियार इसलिए नहीं उठाए थे नामाकुलों, क्योंकि आप लोगों ने हमारी जांबाज फौज के हाथ से हथियार छीन लिए थे। आपने 1993, 96 ट्रीटी करी थी उनके साथ कि दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने अपनी सेना, ना उनको कोई किसी प्रकार के कोई हथियार दिए और ना ही उनको। तो मुझे ये बताइए जी तौसीफ, मुझे ये बताइए, एक तरफ ये कहना कि चीन तो घुसा रहा है, चीन तो घुसा रहा है, चीन गया नहीं, दूसरी तरफ ये कहना कि भाई चीन का डर क्यों दिखा रहे हो, डिफेंस बजट क्यों बढ़ा रहे हो। ये दोनों एक ही पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब मुझे कौन सा सही है सर, ये बता दीजिए। एक तरफ आप डर दिखा रहे हैं, चीन तो आ गया, जमीन ले ली, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं चीन से क्या डर, भाई क्यों डर दिखा रहे? देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको ये मानना पड़ेगा चीन कहीं ना कहीं गतिविधि में लगा हुआ है हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पे, और डिफेंस मिनिस्टर आई एम श्योर वो अपना काम कर रहे होंगे। मगर सुचारिता, आज ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये मेरे और आपके लिए, कॉमन मैन के लिए, जो लोग सुनना चाह रहे हैं। रिपब्लिक भारत एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, और खास करके महाभारत जब ये चलता है तो एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, करोड़ों लोग देखते हैं बैठ के, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 से 4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी एक जवान की, जहां पर वो खाना खाने के लिए मोहताज हो गया था कि उसको सही से खाना नहीं मिल रहा था। ये एक बात रही जो आप डिनाई कर सकती हैं, आप कर दीजिए। मेरे ख्याल से आज के डेट में और खास करके मोदी जी के शासन में आर्मी एक बलि का बकरा बन चुका है। यहां पर जितने भी पैसे रिकमेंड्स हो रहे हैं और जितने भी पैसे सैंक्शन किए जा रहे हैं वो बिल्कुल मैनिपुलेट हो रहा है। सुचारिता, आपको मेरे बात से सहमत होना पड़ेगा। और कांग्रेस भाजपा की बात में नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी सत्ता में कोई रहे नहीं रहे, मुझे कोई फर्क नहीं, मगर इंडियन आर्मी को आज बलि का बकरा बना दिया गया। जितना फंड्स एलोकेट किया जा रहा है वो मैनिपुलेट हो रहा है और वो फंड्स कहीं से कहीं और निकल जा रहा है। अरे भैया, इंडियन आर्मी को तो हम नमन करते हैं, दिल से उनको आशीर्वाद भी देते हैं और दुआ भी लेते हैं उनसे, मगर जितना पैसा दिया जा रहा है क्या वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है? सर, बीएस धनोआ ने उस समय कहा था कि हम स्ट्राइक करने वाले थे। सर एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। एयरफोर्स वाज रेडी टू स्ट्राइक, लेकिन हमें कोई गो हेड नहीं मिला गया। अगर मैं आपको सिर्फ बता रही हूं सर, एक मिनट सुन लीजिए, यानी कि सेना बॉर्डरों पर तो तैनात रहे, सेना शहादत देखे, लेकिन सेना जब हमला करना चाहे तो आप इतना शक्ति नहीं दिखाएंगे। इस केंद्र सरकार को पुलवामा अटैक की खबर थी, मुझे फिर भी बस में ले जा रहे थे। तौसीफ, आप सेना को बॉर्डर पर लगाएंगे, लेकिन जब वो सेना कहेगी हम शहादत का बदला लेना चाहते हैं, आतंकी हमला का बदला लेना चाहते हैं, तो आपने हाथ बांध कर रख दिए। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत है कि नहीं? और फिर आप कह रहे हैं कि सेना को बलि का बकरा कौन बना रहा था? बलि का बकरा भाई बता दीजिए। बट ये फंड्स में मैनिपुलेशन होता है कि नहीं? मुझे भाजपा के प्रवक्ता से बैठाइए और मुझे ये बताइए कि आप पीएल एक सेकंड, वो आरपी सिंह जी से पूछना चाह रही हूं। मैं एक बार तौसीफ में आ रहा है। तौसीफ, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, या तो चीन का डर है या चीन का डर नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती हैं। वो जो आर्मी को चलाने वाले नेता बैठे हैं दिल्ली में, वो बड़े बाबू बैठे हैं दिल्ली में, वो चोरी कर रहे हैं। ताकत बढ़ाना जरूरी क्यों है? मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूं कि ताकत बढ़ाना जरूरी क्यों है। ताकत बढ़ाना जरूरी इसलिए है क्योंकि एलओसी और एलएसी पर नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ होती है, यह भी हकीकत है। पाकिस्तान के का पीठ में छुरा घोंपने का इतिहास है, अतीत है, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो 1971 हो, लेकिन कैसे उसके ही 2 टुकड़े हो गए थे, ये हम सब जानते हैं। पीठ में छुरा भोंकने वाला अतीत पाकिस्तान का। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति, यानी कि दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ करना, उस जमीन को हड़पना, ये चीन की नीति रही है। गलवान पेंगोंग इलाके की जो घटनाएं हुई हैं, जिनका जिक्र बार बार आप लोग कर रहे हैं तौसीफ या फिर गजेंद्र जी, वो घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी आपके नेता ये कैसे कह सकते हैं कि चीन का डर मत दिखाओ? पाकिस्तान चीन का भारत विरोधी गठजोड़ है, ये एक हकीकत है। और दोनों तरफ से, एक तरफ चीन, एक तरफ से पाकिस्तान है, और उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि डिफेंस बजट में आप लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं, आप सेना की ताकत क्यों बढ़ा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं
सुनिए, मुझे तो हैरानी होती है, मैं एक बार मैं नहीं तौसीफ में आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश जी, मुझे हैरानी होती है। प्रोफेसर कुमार, आरपी सिंह जी, जरा सुनिए, जिसमें ये कह रहे हैं करोड़ों खर्च कर सेना को तबाही के लिए तैयार कर रहे हैं, तबाही के लिए तैयार कर रहे हैं प्रोफेसर कुमार, ये सेना तबाही बचाने के लिए तैयार हो रही है। काश वो पैसा सेना में जाता। सुनिए सुनिए एक सेकंड, सुनिए, वो पैसा सुनिए, इनको चुप कराइए, सुनिए एक सेकंड प्रोफेसर कुमार, सुनिए। हाँ। बलि का बकरा बनाया गया था हिंदुस्तान की सेना को 1948 के अंदर, जब सेना ने कहा था कि कश्मीर से हमको पाकिस्तानियों को खदेड़ देने दो, उसके बाद में सीज फायर करना। नेहरू ने सीज फायर करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाया। बलि का बकरा बनाया गया सन 62 के अंदर, जब वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया, और उन चीनियों ने जिन्होंने 22 नवंबर को सीज फायर घोषित कर दिया, क्योंकि वो सर्दी के महीने में हमसे लड़ नहीं सकते थे, तो बजाय अपने फोर्सेस को आगे लाके उन्हें खदेड़ने के, इसने उसका सीज फायर इस्तेमाल कर लिया। और ये आज कह रहे हैं सेना को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अरे तुम तो पूरे देश को बलि का बकरा तुमने बना दिया है, चीन के साथ गुप्त संधि करके, पाकिस्तान की आवाजें उठा के, पाकिस्तान का गुणगान करके तुम सेना को कह रहे हो बलि का बकरा बना दिया। अरे शर्म करो, तुम्हें भाषा तक इस्तेमाल नहीं करनी आती भारत की सेना के लिए। भारत की सेना को तुमने आजाद हिंद फौज को बलि का बकरा बनाया था, तुम बनाते हो भारतीय। थमैया ने 1959 में रिजाइन कर दिया था कि मैं कृष्णा मेनन के अंडर में काम नहीं कर सकता, ये चीन के ऊपर हमको अपना विस्तार नहीं करने दे रहा चीन के खिलाफ। तब नेहरू ने थमैया को डांटा था। बलि का बकरा उस दिन बनाया गया था थमैया का, जनरल थमैया का। बलि का बकरा तुम बनाते हो भारतीय सैनिकों का। अरे शर्म करो, एक बार तुम्हारे मुंह से सेना के शहीदों में निकली है। तुम तो सेना की जब सैनिकों के शहीदों की जब लाशें आती है तो उन लाशों के ऊपर तुम अपनी रोटी सेकते हो। ये करते हो तुम भारत की सेना के साथ, कह रहे हो कि भारत की सेना को बलि का बकरा बना दिया। शर्म करो, डूब के मर जाओ तुम, दलाल कहीं के पाकिस्तान के। एक सेकंड, सारे दलाल इकट्ठे हो गए हो सतीश जी, भारतीय सेना का अपमान करने के लिए। जिस दिन सेना ने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया, मुझे समझ नहीं आता, जो सरकार सेना के हाथ बांध दे, जो हमले का जवाब ना दे, वो सरकार क्या सेना के साथ खड़ी है, या फिर वो जो सेना को खुला हाथ दे? नहीं, देखिए, सेना को खुला हाथ करना और बंद करना चर्चा ये नहीं। आप चीजों को सुनिए। अभी आपके एक इतिहासकार 1950 की बात कर रहे थे। आप प्रोफेसर साहब हैं, शायद आपको मालूम नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री एक साल पहले जब यूनाइटेड नेशन के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि हमने युद्ध नहीं, हमने बुद्ध को अपनाया। और ये सच है, ये भारत की सांस्कृतिक रियासत भी है कि हमने कभी युद्ध को अक्सावा नहीं दिया। लेकिन कपिल कुमार जी जिस तरह का आरोप लगा रहे, 2013 की एक बात तो इनको याद रहेगी कि वहां पर रोहिंग्या बसे थे, लेकिन 2013 के बजट पे ये चर्चा डिफेंस के ऊपर भी है। तो प्रोफेसर साहब, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2013 की में जो तात्कालिक सरकार थी उसने बाकायदा 64,000 करोड़ रुपए में एक माउंटेन कोर बनाने की बात करी। तब चीन यहाँ खड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार के अंदर आती है तो आपने उस बजट को खत्म ही कर दिया। कोई माउंटेन कोर को ही भूल गए। देखिए, मेरा कहना यह है कि यहाँ सेना कांग्रेस और बीजेपी से तय नहीं होती। भारत की सेना का 450 साल का इतिहास है। मुझे एक बात बताइए ना सतीश जी, मैंने सवाल गजेंद्र जी से भी पूछा, मैं सतीश जी आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जरा बता दीजिए, चीन पाक से क्या डर दिखाया जा रहा है? उनसे कोई खतरा नहीं है हमें सतीश जी, लेकिन डर दिखाया जा रहा है। मैं ये कहूँ क्या सतीश जी, चीन पाकिस्तान से कोई डर नहीं है, हम सिर्फ डर दिखा रही है। आरपी सिंह जी को लीजिए एक बार। देखिए सुचरिता जी, ये सच्चाई है कि भारत में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। एजुकेशन के ऊपर भी चर्चा हो, हेल्थ के ऊपर भी चर्चा हो, लेकिन वो सिर्फ डिफेंस को आधार बना करके ना हो। मेरा कहना ये है कि देखिए, डिफेंस बहुत जरूरी है। ये कहा किसने कहा है भाई? ये किसने कहा कि सिर्फ डिफेंस पर चर्चा हो रही है? ये किसने कहा कि सिर्फ डिफेंस पर चर्चा हो रही है? सरकार क्या सिर्फ डिफेंस पर काम कर रही है आरपी सिंह जी, और किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया? देखिए, असल में क्या है कि इनको असल में
सरकार के बारे में या सरकार के काम के बारे में या सेना के बारे में चर्चा नहीं करनी। उनको तो चर्चा वो करनी है जो उनको एक कागज लिखित आ जाता है विदेश से, चाइना से और पाकिस्तान से आता है, उस पर चर्चा करनी है। जो बयान यहाँ पर राहुल गांधी देते हैं वो अगले दिन यूएन के अंदर जाकर इमरान खान कोट करते हैं, इसमें क्या शक है। ये मणिशंकर रियन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वहां जाकर कहते हैं पाकिस्तान में कि हमारी मदद करो, हमको मोदी को उठाना है। ये पाकिस्तान के आगे जाके गुराते हैं। इनके एक नेता है सलमान खुर्शीद, वो घुटने टेकर नवाज शरीफ को कहते हैं कि आप तो शांति के दूत हो। वही बात है, इनका झगड़ा मोदी जी के साथ, उसके चलते किसी हद तक जाएंगे। मुझे साफ लग रहा है सतीश जी, मंशा वही है, मोदी हटाओ की मंशा है। शायद यही वजह है कि आप हर उस चीज पर हमला करेंगे, हर उस चीज पर हमला करेंगे जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फिर ये सरकार कर रही है, लेकिन उस सेना के बारे में तो सोचिए और उस सेना को उस हमले की चपेट में मत लीजिए। मेरा अनुरोध बस ये है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।